तो क्लास स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में आज हम तीसरे लेक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास का सबसे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है वेक्टर, और हर चैप्टर में इसका यूज होता है। और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप सीखेंगे कि क्यों वेक्टर की जरूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है। तो अभी तक हमने वेक्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, क्या है वेक्टर स्केलर, फिर वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली या फिर ज्योमेट्रिकली। फिर इसके बाद में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में बात की। फिर हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ वेक्टर, कोली, कोइनिशियल, कोलिनियर, कई तरह के यहाँ पे वेक्टर के टाइप हमने समझे। आइडेंटिकल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमें काम में आता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक्स यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर में उसके जब मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। फिर एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन आई कैप, जे कैप और के कैप का हम यूज करते हुए कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा हो, कोऑर्डिनेट या तो 2D में दे रखा होता है या 3D में दे रखा होता है, उन 2D और 3D के कोऑर्डिनेट्स को हम रेजोल्यूशन फॉर्म जो होती है, रेजोल्यूशन फॉर्म क्या होती है, किसी भी कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है, तो वो पोजीशन क्या है, मतलब कहां पर है, उसे वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करना, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में इंडिकेट करना क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। समझ में आई बात? तो यहां पर कोई भी अगर 2D कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और एंगल थीटा कितना बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है, वाई अपॉन एक्स, या फिर थीटा बराबर आ जाता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हमने यहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट्स के लिए स्पेशली पढ़ा कि अगर आपको 2 डायमेंशन में कोई एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो इस तरह से काम में लेते हैं। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड किया तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो उसी को आई कैप और जे कैप पर कन्वर्ट करके चीज़ों को निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखे। फिर 3D में अगर जाते हैं, 3D में कोई कोऑर्डिनेट, 3D में कोऑर्डिनेट में क्या दे रखा होता है, एक्स भी दे रखा होता है, वाई भी दे रखा होता है और जेड भी दे रखा होता है। तो एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हो, ऐसे केस में जो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट पी का वो क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और ओपी कैप की वैल्यू देखें तो वो कितनी हो जाती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक थोड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट हमने देखा कि अगर 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर, ओपी वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल अगर बनाता है तो यहाँ पे टेन थीटा ना के कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकाल दी जाती है। वो कितनी आती है, एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा आ जाता है वाई, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल और गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो इनकी वैल्यूज इन फॉर्मूले से आ जाती है, इनको हम एल एम एन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर इसको एल एम और एन बोला जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती है। ठीक है, फिर हमने इसके भी एग्जाम्पल देखें यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ रखा है, अब यहाँ से आगे देखो बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट अपन वेक्टर में सीखने वाले हैं वो क्या है।
देखो यूनिट वेक्टर को समझा हमने, यूनिट वेक्टर से कोई भी 2D या 3D का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं बड़ी ये आसानी से। बस आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या लगा देना है, आई कैप जे कैप एंड के कैप लगा देना है। आप उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, आप उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो वेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाए, है ना। तो हम क्या लेने वाले नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर टू वेक्टर्स, दो से ज्यादा भी काम में ले सकते हैं, पर स्पेशली दो वाला हमें काम में रहता है। तो मैं इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ले लेता हूँ खाली, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैं दो वाला जो बात है उसको किनारे कर रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज अपन ले सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। देखो एक तो एडिशन करते हैं अपन रेजोल्यूशन फॉर्म में, और एक करते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। रेजोल्यूशन फॉर्म तो क्या हो गई, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप दे रखा हो, और उसी के अलावा अगर कोई ए बी सी इस तरह से दे रखे हो, डायरेक्ट वेक्टर्स दे रखे हो, तो दोनों केसेस अलग अलग तरह से अपन पढ़ेंगे। पहले जो सिंपलेस्ट केस है वो है रेजोल्यूशन फॉर्म, तो पहले लेते हैं अपन एडिशन। तो पहला केस इसमें ले रहे हैं इन रेजोल्यूशन फॉर्म, इन रेजोल्यूशन फॉर्म। रेजोल्यूशन फॉर्म कौन सी हो गई, आई कैप जे कैप एंड के कैप वाली फॉर्म जो है वो कौन सी हो गई हमारी, रेजोल्यूशन फॉर्म। अगर वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा रेजोल्यूशन फॉर्म में दे रखा हो, तो ऐसे केस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे काम करेगा उसे समझते हैं। देखो रेजोल्यूशन फॉर्म में कैसे काम करेगा, इसमें देखो सिंपल सा रूल है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है कोई x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लो कोई दो वेक्टर ए और बी क्या दे रखे हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, यानी कि रेजोल्यूशन फॉर्म में दे रखे। किस फॉर्म में दे रखे हैं, ये आई कैप जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में अगर दे रखे हो, तो ऐसे केस में इनको ऐड करना बड़ा आसान है। आप ए और बी को ऐड करोगे तो x1 आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ बस ऐड कर दीजिए, यानी कि आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 आई कैप, y1 प्लस y2 जे कैप, और z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, के कैप। तो यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप एंड के कैप में ही होता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकर्स, एडिशन एंड subtraction occurs in corresponding I cap, j cap and k cap। तो यहां पे जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप के कैप में ही केवल होता है। समझ में आई बात। आप आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ कर दीजिए, या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो आई का आई में से, जे का जे से और के का के में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। किस तरह से, क्या मतलब है इस बात का, देखो समझना। तो यहां पे अगर आपको a प्लस बी निकालना हो ऐसी कंडीशन में, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2 को ऐड करेंगे आई कैप कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2
जे कैप प्लस Z1 प्लस Z2 के कैप। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के के साथ आप ऐड कर दोगे, बस सिंपल सा है, समझ में आई बात, है ना। बिल्ली को बिल्ली के साथ, कुत्ते को कुत्ते के साथ और गाय को गाय के साथ ऐड कर दो, क्योंकि आई जे के तीनों में क्या है, 90 डिग्री का डिफरेंस है ना। आई एक्स एक्सिस पे है, जे वाई एक्सिस पे है, के जेड एक्सिस पे है, तो तीनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो तीनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, लेन देन नहीं, तो आई का आई के साथ ऐड करोगे, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो इस तरह से रेजोल्यूशन फॉर्म में एडिशन होता है। और इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, ए माइनस बी करना हो, तो क्या करोगे, x1 में से x2 घटा दोगे, y1 में से y2 घटा दोगे और z1 में से z2 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो आई वालों का आई के साथ, जे वालों का जे के साथ एंड के वालों का के साथ सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, बस इतना सही करना होता है। समझ में आई बात। ओके, तो ये बड़ा सिंपल है। रिजोल्यूशन फॉर्म में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ जाती है, जब रेजोल्यूशन फॉर्म ना हो, उस समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए जो है वो आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये तो वेक्टर ए दे रखा है लेट से। और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये वेक्टर बी दे रखा है, दे रखा है दोनों ए और बी की वैल्यू। तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड आउट ए प्लस बी। हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू पता लगानी है एंड ए माइनस बी की वैल्यू पता लगानी है। तो ए प्लस बी क्या होगा और ए माइनस बी क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ए प्लस बी क्या होगा एंड ए माइनस बी क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, ए प्लस बी सीधा बताओ पहले, 3 आई कैप, सीधा ऐड कर दो आई का आई के साथ, तो ए प्लस बी कैप की वैल्यू हो जाएगी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8 के कैप। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। फिर ए माइनस बी निकालना, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 2 में से 1 गया 1 यानी कि आई कैप, 1 में से 2 गया माइनस का 1 तो माइनस का जे कैप, 5 में से 3 गया 2 तो 2 के कैप। तो ये आंसर हो जाएंगे। समझ में आया बात। तो इस तरह से अगर कोई दो वेक्टर अपने रिजोल्यूशन फॉर्म में दे रखे हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बड़ा आसान है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मान लो बी माइनस ए निकालना होता तो बी आगे रखते और ए को क्या करते पीछे रखते, तो 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया +1, 3 में से 5 गया -2, तो वो अलग होता है ना। अगर आपको b माइनस ए निकालना होता तो b माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया +1, 3 में से 5 गया माइनस का 2 क्या, तो ये भी ध्यान रखना, ये b माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से a माइनस बी, बी माइनस ए ये काम करते हैं। ओके,
नोट कर लीजिए ये। ठीक है, ये आई कैप जे कैप एंड के कैप में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब अगर नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म दे रखी हो, ये तो क्या है रेजोल्यूशन फॉर्म, नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म अगर दे रखी हो और वेक्टर को ऐड करना हो, तो ऐसे केस में हमें हमें क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना होता है। तो अपन नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म दूसरा केस लेते हैं, आगे बढ़े। दूसरा केस, सेकंड क्या है, इन नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म, अगर नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म यानी कि आई कैप जे कैप एंड के कैप में नहीं है, किस में है, डायरेक्ट फॉर्म दे रखी हो, तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम यहां पे यूज करते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, है ना, हम यूज करते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले एडिशन के लिए देखेंगे, फिर इसी को ही सब्ट्रैक्शन में भी काम में ले लेंगे, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, नॉन रेजोल्यूशन फॉर्म में इसका मतलब हमें क्या नहीं दे रखा, हमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं दे रखे, है ना। अब देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए हम देखो क्या समझते हैं, मान लो ये कोई है, कोई पर्सन है, लेट्स से कोई पर्सन लिया हमने ए, या कोई ये ले लिया सुरेश एस, है ना, सुरेश रमेश हितेश, 3-4 दोस्त हैं। अब इस सुरेश को धक्का मिलता है, धक्का देते हैं, धक्का तो क्या मिलता है, कोई फोर्स लगाता है, सुरेश पे रमेश फोर्स लगा रहा है और सुरेश पे हितेश फोर्स लगा रहा है। कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, रमेश और हितेश सुरेश पे फोर्स लगा रहे हैं। देखो कितने कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मान लो सुरेश लगा रहा है, सुरेश पे रमेश जो है वो तो 5 न्यूटन का लगा रहा है और हितेश जो है 10 न्यूटन का लगा रहा है, ठीक है। अब आपसे इस केस में पूछा जाए कि टोटल फोर्स कितना होगा, है ना, इस केस में सुरेश पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना, है ना, तो आप कितना बताओगे, बताओ। 5 और 10 दोनों एक ही तरफ है, अगर आपको कोई 5 न्यूटन का इस तरफ धक्का दे रहा है और 10 न्यूटन का भी इस तरफ धक्का दे रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा आप पे, 15 न्यूटन ना। तो यहां पे देखो टोटल फोर्स की वैल्यू जो आएगी एफ टोटल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 न्यूटन आएगी, नहीं आएगी, आएगी ना। तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज में अभी देखो दोनों वेक्टर जो है एक सेम डायरेक्शन में, क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, तो ये भी इधर है ये भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। 0 जब एंगल होता है तो वेक्टर क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऐड हो गए। लेकिन मान लो यही केस लें, यही केस लें और इसमें कुछ चेंजेस हो जाए, यही सेम केस, लेकिन इसमें देखो चेंज क्या हो जाता है, जो हितेश का फोर्स है उसकी मैं डायरेक्शन बदल देता हूं, हितेश जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, पीछे की ओर कर दिया। अब इस केस में जो टोटल फोर्स है बताओ कितना लगेगा, कितना लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन आगे है, तो इस बार क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, तो 10 में से क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब कितना लगेगा, 10 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन ही हो जाएगा। और किधर रहेगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट है ना, ये कौन सी होगी, लेफ्ट डायरेक्शन।
तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिया। इस केस में फोर्स किधर लगेगा, 15 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, और इधर 5 न्यूटन का किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा ना। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना और उसका मतलब ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालना आसान काम है। इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं या नेट बोलते हैं। भाई 5 और 10 का जो रिजल्टेंट है वो कितना आया है, 15 आया है ना, ये रिजल्टेंट है, नेट फोर्स है, और किस तरफ है, राइट डायरेक्शन में। तो आपने रिजल्टेंट भी निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली, निकाली नहीं निकाली। अब देखो इस केस में भी आपने क्या किया, रिजल्टेंट भी निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। रिजल्टेंट यानी कि नेट, आपने नेट फोर्स निकाल लिया। भाई 10 से इधर खींच रहे, 5 इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5। आसान काम था। तो दो वेक्टर जिनके बीच में या तो एंगल 0 डिग्री हो, अभी देखो 5 भी इधर है 10 भी इधर है, तो यहां पे थीटा कितना है दोनों के बीच का, 0 डिग्री हो, तब तो वेक्टर क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। और इस केस में 5 इधर है 10 इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। तो इस केस में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो उन वेक्टर को क्या कर देंगे अपन, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री में तो क्या है, खेल बड़ा आसान है। 0 डिग्री में तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 180 डिग्री में तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन यही पिक्चर कॉम्प्लेक्स कब हो जाती है, अगर मान लो कोई सीन ऐसा हो कि 5 और 10 न्यूटन जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो, अगर मान लो हम 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं और 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, जो हितेश है वो सुरेश को क्या कर रहा है, 10 न्यूटन इधर दे रहा है, 5 न्यूटन इधर दे रहा है। अब देखो सुरेश का मोशन किस तरफ होएगा, सुरेश किस तरफ जाएगा, क्या इस तरफ जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, सुरेश देखो किस तरफ जाएगा। मैं यहाँ पे दो पाथ बना देता हूं, देखो या तो सुरेश, रमेश चाहता है कि सुरेश इस पाथ की ओर जाए, रमेश क्या चाहता है, सुरेश इस पाथ पे जाए। लेकिन हितेश क्या चाहता है, सुरेश कहां जाए, ऊपर की ओर जाए, है ना। अब बताओ सुरेश किसकी सुनेगा, हितेश की सुनेगा या रमेश की, हाँ ये दोनों की सुनेगा ना, नहीं कि भाई तू 5 न्यूटन का जोर लगा रहा है तो मैं कुछ इधर भी जाऊंगा, और तू 10 का लगा रहा है तो मैं ऊपर की जाऊंगा। यानी कि अब सुरेश जो है इधर और इधर ना जाके इन दोनों का कोई बीच का रास्ता चुनेगा, यानी कि सुरेश की डायरेक्शन क्या होगी, क्या इस तरफ नहीं होगी, लगभग इस तरफ होगी ना। तो जो एफ टोटल होगा वो कुछ इस तरफ होगा और यहां पे किसी एंगल पे जाएगा। ये एंगल कितना, ये निकालना, और ये टोटल फोर्स कितना। अब टोटल फोर्स देखो 10 और 5 सीधा 15 नहीं कह सकते, ना ही 10 में से 5 गया 5, वो भी नहीं कह सकते। टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट इस केस में नहीं कर सकते, है ना। हाँ ये जरूर है कि ये कोई 5 और 15 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। भाई मैक्सिमम दोनों का रिजल्टेंट कितना आ सकता है, 15 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। और मिनिमम कब आ सकता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में कितना आ गया, 5 न्यूटन। जब किसी कार को धक्का देने वाले दोनों उसी डायरेक्शन से दे रहे हो, मान लो ये कार होती, कार को धक्का कब ज्यादा मिलता, जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते। और कार को मिनिमम धक्का कब मिलता, जब दोनों क्या कर रहे होते, अपोजिट फोर्स लगा रहे होते, एक तो आगे से धक्का दे रहा है, एक पीछे से धक्का दे रहा है ना। तो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट 15 आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है इनका, 5 आ सकता है। अब इस केस में दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के केस में हमें नहीं पता कि रिजल्टेंट हम कितना निकाल सकते हैं, सीधा डायरेक्टली निकालना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ ये बात पता है 5 या 10 के बीच में होगा, इधर और इधर से बजाय इधर कहीं होएगा और किसी एंगल पे होएगा। अब ये जो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज यही है कि आप अगर कोई दो वेक्टर आपको किसी भी एंगल पे दे दिया जाए, अगर कोई दो वेक्टर किसी भी एंगल पे दे दिया जाए तो उनका क्या निकाले हम, रिजल्टेंट निकाले। एक तो उनका क्या निकाले, एक तो रिजल्टेंट, और किस एंगल पे होगा वो भी, क्योंकि एंगल हमें क्या देता है, एंगल हमें देता है डायरेक्शन।
है ना। ये तो दे देगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, एक्स के साथ किस एंगल पे जा रहा है। एंगल का पर्पस क्या, एंगल क्या काम आता है, डायरेक्शन को निकालने के काम। तो एक तो रिजल्टेंट कितना और किस एंगल पे जाएगा, ये दोनों बातें हमें निकालनी है। समझ में आई बात, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए जो लॉ यूज होता है वेक्टर एडिशन का, वो कौन सा है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको अपन समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। तो ये बात है, यानी कि दो वेक्टर जब किसी एंगल पे हो, अभी तो 90 डिग्री पे है, या फिर हो सकता है वो 60 पे होता है, हो सकता है वो 30 पे होता है, हो सकता है 45 पे होता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। हमें किसी भी एंगल पे हो तो रिजल्टेंट निकालना हो, उसी के लिए हम यूज करते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर लिया मैंने, एक वेक्टर ए है और ये है वेक्टर कोई बी। ये देखो दो वेक्टर ले लिए ए एंड बी, ये दो वेक्टर ए एंड बी ले लिए, दोनों अलग अलग है ए और बी। अब देखो तीसरा वेक्टर ले रहा हूं मैं कोई सी, है ना, इस तरह से। ये क्या लिया है, तीसरा वेक्टर। देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझा रहा हूं। तीन वेक्टर ले लिए मैंने और तीनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये वेक्टर तो हो गया ए, ये है सी, ऊपर वाला, इसको मैंने बोल दिया सी, ये सी वेक्टर है। देखो ये वेक्टर तो है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और ये वेक्टर है सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर है ना। ए और बी दोनों क्या है इस बार, अभी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ए और बी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और सी की डायरेक्शन भी क्या है, ए और बी की और ही है। अब देखो क्या होगा, ये यहां से मान लो कनेक्टेड है तीनों चारों। अब देखो यहां पे हम इस केस में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी के मिलने से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं हियर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं नेक्स्ट केस में, इसी को थोड़ा सा ट्राइंगल की तरह बना लेते हैं। अभी ट्राइंगल नहीं बन रहा ना, मैं क्या करता हूं, सी को ऐसे रोटेट करता हूं, सी को ऐसे ऊपर उठा लेता हूं, सी को ऊपर उठा लेता हूं, ए को यहीं फिक्स रखता हूं, तो बी भी देखो साथ साथ उठेगा ऐसे, एक ट्राइंगल बनने के लिए। ट्राइंगल बनने के लिए देखो क्या होगा, सी को मैंने यहां से राइज कर लिया, ऊपर उठाया, ये क्या हो गया, सी हो गया। और ए को फिक्स रखा, ए को रखा फिक्स, और बी को भी उठने दिया, तो बी ऐसे उठेगा ना ऊपर, बताओ उठेगा नहीं उठेगा। यानी कि ये ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, सी वेक्टर। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखो इस केस में सी को अपन ए प्लस बी बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अगर यहां पे लागू हो रहा है तो यहां पे भी तो लागू हो जाना चाहिए ना। वो तो क्या है, थीटा बराबर 0 के लिए, ये कोई जनरल थीटा के लिए है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है किसी ट्राइंगल के लिए, तो ये सी वेक्टर है। तो इस केस में भी ये सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, कि किसी ट्राइंगल में ए बी सी, किसी ट्राइंगल की तीन आर्म्स है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी से रिप्रेजेंट होती हो, तो दो आर्म्स जो सेम सेंस में हो उनका वेक्टर एडिशन, तीसरी आर्म जो अपोजिट सेंस में हो, देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, लेकिन सी क्या रहा है, अपोजिट तरीके से आ रहा है ना, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, सी इधर नहीं जाके इधर आ रहा है।
तो दो आर्म्स जो सेम सेंस में हो, तीसरी आर्म जो अपोजिट सेंस में हो किसी ट्राइंगल के लिए, तो तीसरी आर्म का जो वैल्यू है इन आर्म्स के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या होता है? ये होता है इफ वेक्टर a comma b and c represent three arms of a triangle, three arms of a triangle where a and b are in same sense, are in same sense, and c is in opposite sense, then vector sum of a and b is equal to वेक्टर c। किसी ट्राइंगल के लिए अगर उसकी तीनों आर्म वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c से रिप्रेजेंट होती है तो a और b का वेक्टर सम वेक्टर c के बराबर होगा। ये है हमारा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इस ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से और परसीव कर सकते हैं। उसको देखने का एक अलग नजरिया और है। वो नजरिया क्या है कि अगर हम सी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, सी की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स, उल्टा कर दें, तो ऐसे केस में देखो क्या हो। देखो यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों है हमारे पास। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर सी। अभी फिलहाल हमारा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ इस तरह से है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर अगर सी है तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सी वेक्टर बराबर क्या है, ए प्लस बी है या नहीं है? या फिर अपन ऐसा लिख दें कि ए प्लस बी जो है, सी को उस तरफ ले जाऊं तो क्या माइनस सी नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ना। यानी कि सी को अगर अपन जस्ट अपोजिट कर दे और उनको ए और बी के साथ ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। माइनस सी क्या होता है, सी का जस्ट अपोजिट होता है ना, नेगेटिव वेक्टर होता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो ए वेक्टर ही है, जो हमारा वेक्टर लिया ए वेक्टर वही ले लिया हमने, और दूसरा ले लिया हमने, देखो यहां पर ए और बी इस तरफ ऐसे बनाए हुए हैं, सी को अगर अपोजिट करके ए और बी में ऐड करें तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चलो अपन ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, ए बना दिया, अब बना रहा हूं मैं बी, ये बी बना दिया। अब देखो सी को इस बार क्या कर रहे हैं अपन, सी का नेगेटिव वेक्टर बना लेते हैं। सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये होगा ना, जो सी के मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया और ये मान लो कोई हो गया सी वेक्टर। तो यहां पर ए को मैं ऐड करूं बी के साथ, अब देखो ये जो वेक्टर है वो क्या है, सी का अपोजिट है, तो वो क्या हो गया, माइनस ऑफ सी करते हैं तो जीरो हो जाते हैं ना। यानी कि इस बार आप प्लस सी करोगे, इसका साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? देखो अगर सी इस तरफ है तो उसका माइनस ऑफ सी ऐड करोगे तो क्या आता है, जीरो। तो इसको मैं नेगेटिव वेक्टर बना दिया, नेगेटिव वेक्टर बना दिया और ए और बी के साथ ऐड किया तो क्या हो गया, जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक और
पर्सपेक्टिव क्या हो गया कि तीन वेक्टर अगर सेम सेंस में है किसी ट्राइंगल के ऊपर और उनको अगर ऐड करते हो तो उनका वेक्टर सम क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात? इफ थ्री वेक्टर्स आर ऑन सेम सेंस, इफ थ्री वेक्टर्स ऑन ए ट्राइंगल are in same sense, in same sense, then vector sum of all three will be 0। समझ में आई बात? अगर तीन वेक्टर सेम सेंस में है किसी ट्राइंगल के ऊपर, सेम सेंस में यानी कि ए भी इधर है, बी भी इधर है और सी इस तरफ है, तीनों सेम सेंस में ना। यहां पे तो सी क्या था, ए और बी के अपोजिट सेंस में था, अपोजिट तरीके दूसरी तरफ से आ रहा था, ए ऐसे था, बी ऐसे था और सी ऐसे आ रहा था, तब तो सी बराबर क्या था, ए प्लस बी। लेकिन इस बार क्या है, ए ऐसा है, बी ऐसा और सी भी उसी तरह से ही काम कर रहा है, उसी तरह से सेंस में मौजूद है। तो इस बार a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तीनों का सम, तीनों का वेक्टर सम। ये सम सामान्य सम नहीं है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन। तो तीनों का वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़े, नोट करो। और देखिए, ये है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब देखो इस ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस वेक्टर एडिशन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं जिसे अपन कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये होता है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वैसा ही एक एडिशन वाला लॉ क्या चलता है, पॉलीगन लॉ। देखो ट्राइंगल होता है जिसमें 3 आर्म्स होती है, पॉलीगन क्या होता है जिसमें मल्टीपल आर्म्स होती है। तो मल्टीपल्स आर्म्स अगर है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर कोई बी है, ये कोई वेक्टर सी है और ये कोई वेक्टर डी है और ये कोई वेक्टर ई है, और इन सब, ये तो देखो सारे क्या है, सेम सेंस में, है ना। ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ये सारे वेक्टर क्या है, सेम सेंस में है। अब एक वेक्टर जो है जो पूरे को क्लोज कर रहा है वो अपोजिट सेंस में ले लिया। मान लो ये एक सिंगल वेक्टर, इसको हमने नाम दे दिया कोई एफ वेक्टर, इसको नाम हमने क्या दे दिया, एफ वेक्टर। तो ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना इसको, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन समझ रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और ई और एफ, ये एक पॉलीगन बना रहे हैं जिसमें ए बी सी डी तो सेम सेंस में और एफ क्या है, लास्ट वाला खाली अपोजिट सेंस में है। तो इस एफ की वैल्यू जो होगी, देखो यहां पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो वेक्टर सेम सेंस में है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जैसे ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन में क्या था, जो वेक्टर सेम सेंस में थे उनको ऐड कर दो, और जो लास्ट वाला वेक्टर है जो अपोजिट सेंस में, जो क्या कर रहा है, ज्योमेट्री को क्लोज करवा रहा है लास्ट में जाके, क्या हो जाएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो एफ वेक्टर है वो इन सभी के एडिशन के बराबर आ जाएगा। ये होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन ही है, जैसे ट्राइंगल लॉ है उसका जस्ट एक एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आई बात?
ठीक है, अब देखो कैसे डराइव हुआ होगा ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ के जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम यहाँ पे इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या। इसका देखो प्रूफ ज्योमेट्री से समझ में आएगा आपको। ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ए प्लस बी नहीं होगा, होगा ना। ठीक इसी तरह से ये ए प्लस बी है, ये सी है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस क्या सी नहीं होगी, होगी ना। अब ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे लगाया, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या डी नहीं होगा क्या, होगा ना। अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और ये e है, तो ये f क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस प्लस डी प्लस e के बराबर क्या हो जाएगा f। तो यहाँ पे दोबारा हमने क्या लगा दिया, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। तो इसका मतलब f वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो दिस क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये हो गया प्लस e, ये बराबर किसके आ गया, f। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, बाय अप्लाइंग triangles law, by applying triangles law of vector addition on in multiple step। जब अपन मल्टीपल स्टेप्स में ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या आता है, हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। उससे क्या आता है, हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर ये बात। ट्राइंगल्स लॉ का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बस उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर है। ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, आगे बढ़े। अब देखो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर आया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसी तरह से एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है। क्या आता है, पैरेललोग्राम, मतलब वो भी ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही पार्ट है। ये जो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये उसी का ही पार्ट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये भी वैसा ही है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही है। देखो ये कोई ले लिया हमने, मान लो वेक्टर ए। पैरेललोग्राम क्या होता है,
क्या कैसी ज्योमेट्री होती है जिसके आमने सामने की जो आर्म्स है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ये मान लीजिए अपन ने लिया वेक्टर ए, ये मान लीजिए वेक्टर ए लिया, और ये ले लिया कोई वेक्टर बी। ये दो वेक्टर ले लिए अपन ने। ये तो लिया मान लीजिए वेक्टर ए, यहां पे बना देता हूं, और ये ले लिया कोई वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर्स मैंने ले लिए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। क्लियर है, दो वेक्टर लिए। अब ए और बी को यूज करते हुए मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। देखो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ए के इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और उसके पैरेलल। तो मैंने ए का जस्ट रेप्लिका यहां पे बना दिया। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा ना, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो ये ए का मैग्नीट्यूड और इस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल वेक्टर्स है। अब ये जो वेक्टर, अब आप बोलोगे कि सर इसकी पोजीशन यहाँ पे, इसकी पोजीशन है यहाँ है, तो वेक्टर कहां पे लग रहा है, कैसा लग रहा है, उस पे हम गहराई में सोच सकते हैं बस। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर ही होंगे, है ना। इसी तरह से बी को रेप्लिकेट किया, बी को भी रेप्लिकेट किया, तो बी को रेप्लिकेट करेंगे तो बी यहां आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। ये बी वेक्टर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बी वेक्टर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये देखो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब देखो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, ये क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हुआ, हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का ये क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल होगा, मान लो ये कोई रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ए और बी का जो रिजल्टेंट जो अपन निकालने वाले थे ना, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट। तो ये ए और बी का जो रिजल्टेंट है, देखो क्या होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या ए प्लस बी नहीं होगा, होगा ना। ये रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, देखो ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए और बी का सम क्या होगा, ये तीसरा वेक्टर हो जाएगा। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो किससे डिनोट होगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि इफ ए पैरेललोग्राम is formed by vector A and B, then diagonal of this parallelogram, diagonal of this parallelogram ग्राम indicates या फिर represent वेक्टर सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इस लॉ की सहायता से हम, जो हमारा प्रॉब्लम था, दो वेक्टर किसी भी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालें और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये यहां पे सॉल्व होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेक्टर्स की, फिजिक्स की सॉल्व होने वाली है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। नोट कर लीजिए इसको। अगर दो वेक्टर ए और बी की सहायता से एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारे ए और बी के वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। अब देखो वेक्टर एडिशन तो क्या हो गया, ट्राइंगल्स लॉ में वेक्टर एडिशन तो क्या आ रहा है, सीधा ट्राइंगल की जो थर्ड आर्म है वो वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एडिशन एडिशन पढ़ते पढ़ते अपन सब्ट्रैक्शन को भूल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हमसे निकल रहा है, तो सब्ट्रैक्शन को भी देखो समझते हैं, नोट कर लिए। नेक्स्ट देखो इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसका हेडिंग ऐसे लिख लेना, ज्योमेट्रिकल मैट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर का कोई दो वेक्टर है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, एडिशन के लिए तो हमने देखा कि ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन हो गया। अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा, ये वेक्टर मान लीजिए ए है, ये वेक्टर कोई बी है, ये मान लीजिए कोई बी है, और इन दोनों का जो एडिशन होके जो तीसरा वेक्टर सी आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये देखो वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी। ये जो तीसरी आर्म में वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, अगर हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखना है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, जैसे हमें पता लगाना है कि a माइनस बी क्या होगा, हमें क्या पता लगाना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कि a में से b घटाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकली कहां पे दिखाई देगा। भाई ये a है ये b है, तो ये a प्लस बी हम ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हैं, लेकिन a माइनस बी कहां दिखाई देगा ये देखना है अगर, तो a माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या a प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कि अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो a में किसको ऐड कर दो, माइनस बी को ऐड कर दो। अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो a में किसको ऐड कर दीजिए, माइनस बी को ऐड कर दीजिए। अब माइनस बी को ऐड करना है तो पहले माइनस बी बनाना तो होगा। माइनस बी कौन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो क्या ये माइनस बी नहीं है क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, क्या ये माइनस बी वेक्टर नहीं है। अब देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, तो ये जो ट्राइंगल्स की थर्ड आर्म होगी, इस ट्राइंगल की जो तीसरी आर्म होगी, ये ए और ये माइनस बी, तो ये जो ट्राइंगल की थर्ड आर्म होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस ऑफ माइनस बी, यानी कि ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी है, तो ये वाली जो आर्म होगी जो नीचे की ओर आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर बात, समझ में आई, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ए माइनस बी एक्चुअल में क्या है, ए प्लस ऑफ माइनस बी है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, एडिशन ही है एक्चुअल में, लेकिन ए के साथ किसका एडिशन एडिशन है, माइनस बी का एडिशन है। तो ये ए है ये बी है ये ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सप्रेशन। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब
वापस आते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल्स लॉ, ये सारे क्लियर है ना। ट्राइंगल्स लॉ से शुरुआत की थी, लेकिन ट्राइंगल लॉ को हमने डिराइव बड़े ही सिंपल तरीके से किया। देखो सेम डायरेक्शन में ए और बी होते हैं, तब ए प्लस बी क्या है, सी के बराबर, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब सी को रोटेट कर दिया, बी को भी रोटेट कर दिया, ए को फिक्स रखा, तो इस तरह का अरेंजमेंट बना। तो इस केस में भी ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, सी के। यानी कि ए और बी सेम सेंस में हो, सी अपोजिट सेंस में हो, तो उस ट्राइंगल के लिए सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। फिर अगर सी का नेगेटिव वेक्टर बना दिया, है ना, सी का हमने क्या किया, ये सी इस तरफ था, लेकिन सी को अगर इस तरफ ले लिया तो ए प्लस बी ऑफ माइनस सी किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। तो ए प्लस बी ऑफ माइनस सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर तीनों सेम सेंस में ट्राइंगल की तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ए बी सी डी और ई बराबर किसके होगा, एफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसका हम यूज करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, देखो ध्यान से समझना। पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हुए, देखो ये पैरेललोग्राम लॉ है, इसका हम यूज करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकालना है, मान लीजिए ए और बी ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या है, बी। अब ये दोनों ए और बी है, इनका रिजल्टेंट क्या है, कोई ए प्लस बी ये है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कोई 5 न्यूटन या 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है। मान लो एक व्यक्ति को इधर धक्का मिलता है और इधर धक्का मिलता है, तो और उन दोनों के बीच में कोई एंगल कितना है, थीटा है। भाई हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी रमेश जो सुरेश है, सुरेश पे जब रमेश और हितेश फोर्स लगाएं, रमेश और हितेश फोर्स लगाते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, यही तो निकालना है। मान लो अल्फा डायरेक्शन में जा रहा है और रिजल्टेंट है कितना, कोई ए प्लस बी, तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। यही तो हमारा टारगेट है, यही तो हमारा गोल है। यही गोल हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। अब इस पैरेललोग्राम लॉ में अगर हमें अल्फा पता चल जाएगा तो हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और अगर हमें इसकी लेंथ पता लग जाती है, देखो इसकी लेंथ जो होगी ये क्या होगी, क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं होगा इस डायगोनल की लेंथ, है ना। तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो तो देगी हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये जो अल्फा एंगल है वो देगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो अल्फा है ये तो देगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि इसी को लेके हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। अल्फा देगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एंड जो आर का मैग्नीट्यूड है वो किससे आएगा, वो आएगा लेंथ ऑफ डायगोनल से, लेंथ ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, उस डायगोनल की जो लेंथ है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगी। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए, पाइथागोरस का यूज करते हुए अल्फा और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों निकालेंगे, है ना। हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना वो भी निकालेंगे और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी निकालेंगे, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस होगी। समझ में आया बात। तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आपको समझना है। आज हमने क्या समझा, आज हमने पैरेललोग्राम लॉ, हमने पॉलीगन लॉ और वेक्टर्स लॉ, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों को समझा। सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, ए का बी के नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन ही है।
समझ आई बात? तो ये हमारा वेक्टर एडिशन के अलग अलग लॉज हैं। ये सारे लॉ देखो थ्योरेटिकल हैं, इन सब के भी कुछ एक न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं वो बनेंगे इस डायगोनल की जो लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, और ये जो अल्फा निकालने का ये जो फॉर्मूला बनेगा, उसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं और वो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। तो उन दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए कितने